कुलिया से किया ना? नहीं, ये इन्फिनिक्स आपको लगेगा बस। शुरू से कीजिएगा तो हो जाएगा। अच्छा, क्रोम नहीं है इसमें, नहीं ठीक है, रिकॉर्ड होगा। हो गया, मेरी रागब से दरख्वास्त है कि फिर से दोबारा वो अपनी प्रेजेंटेशन का इत्तला करें। शुक्रिया। मैंने अभी अर्ज किया था कि मैंने इस उन्वान को क्यों लिया है। आज मौजूद सामईन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी इस प्रेजेंटेशन का उन्वान है हकीम अजमल खां एज ए मसीहा। इसको मैंने इस मौजू को इसलिए लिया है कि इस वक्त जो सेमिनार्स हो रहे हैं उसकी थीम ही है कि हकीम अजमल खां पे हो या हकीम कबीरुद्दीन साहब पे हो या यूनानी के ताल्लुक से कुछ बातें हों। ये बहुत अच्छा मौका है कि जब हम अपने असलाफ के बारे में कुछ बोल पा रहे हैं या कुछ जान पा रहे हैं, इस एतबार से अपनी नौयत का एक मुनफरिद प्रोग्राम है ये। और अब मैं अपनी बातें शुरू करता हूँ बगैर किसी तमसील की और ताक़ीद के कि मसीहा कहते हैं उस शख्स को जो किसी चीज़ में नई ज़िंदगी डाले, बतौर मौजूदा ज़िंदगी देने वाले, हयात बख्शने वाले को मसीहा कहते हैं। वैसे ये हज़रत ईसा रूहुल्लाह का लक़ब है, लेकिन बतौर मजाज ये किसी दूसरे शख्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है जिसने कोई अच्छा काम किया हो और किसी चीज़ को एक नई ज़िंदगी बख्शी हो। हकीम अजमल खां का ख़ानदान बहुत ही मारूफ और मशहूर ख़ानदान रहा है और आपका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से भी चूँकि है, इसलिए आपके खानवादी की जो तारीख़ है, इल्मी तारीख़, वो उज़्बेकिस्तान अफ़गानिस्तान से भी मिलती है और वहाँ की तारीख़ भी इनके ख़ानदान वालों की तारीख़ से रोशन है। ये शरीफ मंजिल है जहाँ पर हकीम अजमल खां पैदा हुए थे। हकीम अजमल खां इस शरीफ मंजिल में पैदा हुए और ये मंजिल हकीम शरीफ खान की तरफ मंसूब करते हुए इसको शरीफ मंजिल कहा जाता है। ये शरीफ मंजिल मुसलमानों की अज़मत रफ्ता की एक यादगार है। ये हकीम साहब का शजर नसब है। इसमें हकीम शरीफ खान साहब से मैंने लिया है। हालांकि तारीख बताती है कि हकीम शरीफ खान से पहले भी मुसलसल 3 पुश्तें मुतवातिर हकीमों की वहाँ पर रही हैं, लेकिन जो शोहरत हकीम अजमल खान साहब को मिली, हकीम शरीफ खान साहब को मिली, वो उस दौर के किसी और या उससे पहले के किसी हकीम को नहीं मिली। यहाँ तक कि ये जो ख़ानदान है पूरा, इन्हीं की तरफ मंसूब करते हुए इस ख़ानदान को ख़ानदान शरीफी कहा है और शरीफ मंजिल भी आप ही की तरफ मंसूब करते हुए शरीफ मंजिल, मंजिल का नाम शरीफ मंजिल पड़ा। ये बहुत ही मशहूर ख़ानदान रहा है और है। इसी के चश्म चिराग हैं हकीम अजमल खान। दिल्ली ने अपने दौरे जवाल में एक लाजवाल शख्सियत को जन्म दिया, उसका नाम हकीम अजमल खान है। हकीम अजमल खान की पैदाइश 11 फरवरी 1868 ईस्वी को दिल्ली के शरीफ मंजिल में हुई। कुदरत ने हकीम अजमल खान साहब को गुनागों खूबियों का मालिक बनाया था। हकीम साहब एक हकीम और तबीब और मसीहा तो थे ही, साथ साथ में एक शायर और अदीब भी थे, समाजी कारकुन भी थे, सियासी मुदब्बिर भी थे और मेमार कौम व मिल्लत भी थे। ये सारी चीजें जब किसी जात में बैवक्त जमा हो जाती हैं, उसी जात का नाम हकीम अजमल खान है। कहते हैं कि आप गुल हैं, महक हैं, शफक हैं, चमक हैं। आप गुल हैं, महक हैं, शफक हैं, चमक हैं, इन्हीं लफ्जों में पोशीदा है तस्वीर आपकी।
इन्हीं लफ्जों में पोशीदा है तस्वीर आपकी। हकीम अजमल खां बहैसियत मसीहा अगर देखा जाए तो हमने उनकी मसीहाई पहलू को कई तरह से कैटेगराइज किया है। हकीम मसीहा का वो पहलू जो एक आम मसीहा का होता है, क्योंकि वो तबीब थे, तो आम मसीहा से मुराद मेरा है कि मसीहा आम, जहां पर आपने अवाम व खवास सबका इलाज व मुआलजा किया। एक जिंदगी का वो पहलू या मसीहाई का वो पहलू है जो मैं यहां पर बयान करूंगा। दूसरा पहलू है मसीहाई तिब की हैसियत से। मैंने मसीहा का जब मफहूम बयान किया तो उससे बात वाज़ेह हो गई कि यहाँ मसीहाई तिब से मेरी मुराद क्या है। मेरी मुराद ये कि हकीम तो बहुत होते हैं, तबीब बहुत होते हैं जो अपने पेशे से जुड़े रहते हैं, मगर बाज लोग ऐसे तबीब गुजरे हैं, ऐसे हकीम गुजरे हैं जिस पर हिकमत को नाज है, जिसने हिकमत की बका के लिए काम किया। तो हकीम अजमल खां की जो जात है वो तिब के मसीहा की हैसियत से है कि उन्होंने तिब को एक नई जिंदगी अदा की। और तीसरी किस्म हमने तीसरी जो कैटेगरी की है वो मसीहा वतन की हैसियत से है। यहाँ मेरी मुराद ये होगी कि जब वतन का वक़ार को अंग्रेज ने अपने तसल्लुत के दौरान पामाल कर दिया था और हिंदुस्तानियों की कोई इज्जत नहीं रह गई थी, उस इज्जत को बहाल करने के लिए और जिंदा करने के लिए हकीम अजमल खां की जो कोशिश है उसको मैं यहाँ पर बयान करूँ। मसीहा आम की हैसियत से अगर आप देखें तो एक तबीब की हैसियत से आप 1892 में रियासत रामपुर में तबीब खास के ओहदे पर फायज हुए। ये जो नवाब रामपुर के आप खास तबीब हुए, ये जिम्मेदारी कोई मामूली जिम्मेदारी नहीं थी, इसलिए कि जो नवाबीन हुआ करते थे उनके मिजाज में नाजुकी बहुत हुआ करती थी। एक वाकया है एक नवाब रामपुर का कि एक हकीम ने एक मर्ज में उनको एक नुस्खा तजवीज किया, तो उस दौरान उस वक्त ये भी होता था कि हकीमों की आपसी चपकलिशें भी हुआ करती थी, आपसी रंजिशें भी हुआ करती थी, तो एक दूसरे का बदला निकालने के लिए कभी कभी नवाबों के कान भी उड़ा करते थे। तो एक तबीब ने नवाब रामपुर को एक नुस्खा तजवीज किया जिसमें एक दवा ऐसी थी जो काते बात थी। बस क्या था, मौका मिल गया उनके मुखालिफ को, उसने नवाब को वरगलाया और कहा कि देखिए हकीम ने जो है आपका नुस्खा तजवीज किया उसमें एक ऐसी दवा तजवीज की है जो काते बा है, इसने आपके साथ गद्दारी की। बस उनके दिमाग में बात रच बस गई। हकीम ने बहुत कोशिश की कि वो समझे कि नहीं, काते बा की हैसियत से दवा हमने नहीं दी है, बल्कि आपको जो पेशिश का मर्ज था उसकी नफा के लिए हमने ये दवा दी है, लेकिन वो नहीं माने। आखिरकार हकीम साहब को उनके ओहदे से माजूल भी कर दिया और साथ साथ में उनको जेल भी भेज दिया। तो किसी भी नवाब का इलाज और मुआलजा करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन हकीम अजमल खां की शख्सियत वो है कि उसी नवाब रामपुर जिन्होंने एक हकीम को जेल में भेज दिया, वहां पर आपने 9 साल तकरीबन रह करके अपनी खिदमत अंजाम दी और आपकी मुलाजमत के जब खत्म हो गई उसके बाद भी हकीम वो नवाब रामपुर आपको हर महीना 500-500 रुपये आपको भेजा करते थे। ये शख्सियत थी हकीम अजमल खान की। एक अंदाजे के मुताबिक हकीम अजमल खान ने तकरीबन अपनी जिंदगी में 40 लाख मरीजों का इलाज मुआलजा किया। सदर जमहूरिया जो प्रेसिडेंट इंडिया है के हैं जाकिर हुसैन साहब, वो हकीम साहब का जो मतब का जो मामला था वो अपना आंखों देखा हाल बयान करते हैं जगह, कहते हैं कि हकीम साहब के जो मतब में इतनी भीड़ रहा करती थी कि खुद मैं एक बार अपने आप को दिखाने के लिए गया तो मेरा नंबर 2 दिन के बाद आ पाया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हकीम साहब के मतब में कितनी भीड़ रहा करती थी और हकीम साहब की क्या कितना इज़्दिहाम रहा करता था। आपने जो है दिल्ली में कभी भी किसी से कोई फीस नहीं ली, या आपका मामूल था आपके खानदान का कि कोई भी अगर वहां दिल्ली में आपके वहां दिखाने आता तो चाहे रईस आए कोई या कोई गरीब आए, किसी से आप फीस नहीं लिया करते थे। लेकिन वही अगर आप बाहर जाते थे दिल्ली से तो यौमिया फीस आपकी 1000 रुपये थी। यहाँ तक कि अलीगढ़ का भी तारीफ मिलती है कि अलीगढ़ भी आप किसी रईस के यहाँ गए तो आपने 1000 रुपये पर डे का लिया। इसके अलावा एक काम आपने अच्छा किया था कि एक संदूकछा बनाया था जहां कुछ दवाइयां रखी रहती थी और इन दवाई का खर्चा जैसे आज आप समझ सकते हैं उसको, जैसे कि फिजिशियन के सैंपल्स होते हैं, उसी तरह का उन्होंने इंतजाम किया था कि कोई गरीब मरीज होता था तो उसको आप उसी संदूकचे से जो फ्री दवा दे देते थे और वो जो खर्चा होता था वो अपनी जेब खास से आप करते थे। बताया जाता है कि हर महीना आपका 400-500 रुपए सिर्फ इसी में चला जाता था। दूसरी बात यह है कि हमेशा आप मरीज का ख्याल रखा करते, कभी मरीज पर बोझ नहीं डालते। एक वाकया जौनागढ़ से मुताल्लिक है कि एक बार आप जब जौनागढ़ जाना था
तो आपने अपने मुताल्लिक़ीन से पूछा कि वो रास्ता बताओ जौनागढ़ का जिसमें हम जल्दी से जल्दी पहुंच सकते हैं। आपसे कहा गया कि आप ऐसा रास्ता क्यों तलब कर रहे हैं जिसमें जल्दी पहुंचना हो, आप ऐसा रास्ता ढूंढिए जिसमें आप आराम से जा सकें। आपने कहा कि नहीं, मैं जब किसी रियासत में इलाजो मायलेजी के लिए जाता हूं तो मुझे रोजाना 1,000 रुपए मिलते हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी भी रियासत पर ज्यादा बोझ पड़े। ये आप मरीजों के साथ भी आप ख्याल रखा करते थे। तिब्बे यूनानी और एलोपैथी का इम्तिहान, ये एक बहुत मशहूर वाकया है। जो आप जो लंदन गए थे मुख्तार अंसारी साहब की दावत पर, वहां एक मुआलिज से आपकी मुलाकात हुई थी स्टेनले बाइट से। उन्होंने एक मर्ज के ताल्लुक से जब अपने तलबा को वो डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे तो एक मरीज को सामने रखकर जब उनको पढ़ा रहे थे तो उन्होंने एक मर्ज के बारे में बताया कि इस मरीज को जो है जो वरम में मरा रहा है, लेकिन आपने इजाजत मांगी कि हुजूर सर हमको भी जरा इजाजत दी जाए कि मैं इनका जो है मुआयना करूं। तो आपको इजाजत मिली और आपने जो तजवीज़ किया, तशखीस किया, तो उसमें आपने बताया कि ये मरीज के जो है आंख के इब्तदाई हिस्से में कोई जख्म है। आखिरकार ये हुआ कि स्टेन बाइट ने जो है उसको उस मरीज का जो सर्जरी की और जो हकीम साहब ने जो तशखीस किया था वो सही साबित हुआ। इससे ये पता चलता है कि हकीम साहब की हज़ाकत कितनी थी अपने तिब पर। आपको 1 जनवरी 1908 को हाज़िकुल मुल्क का खिताब मिला और 1 जनवरी 1915 को आपको जो है एक कैसर हिंद का आपको तलाई तमगा मिला था। और 1918 में जब इन्फ्लुएंजा का दौर था, जब स्पेनिश फ्लू का दौर था, उस वक्त आपने ये किया था कि जगह जगह पर तिब्बी मराकज़ कायम किए थे। आपके बहुत से शागिर्द थे। बताया जाता है कि 10-10, 12-12 शागिर्द आपके एक वक्त हुआ करते थे। इन लोगों को आपने अपॉइंट किया कि जो भी मरीज आए उनको जो है ये नुस्खा देना। उसमें क्या था, उन्नाब सपिस्ता बहिदाना। इस वक्त तो कोरोना के दौर में जो नुस्खा जो है जारी किया गया, ये वही नुस्खा है जो हकीम अजमल खान ने उस दौर में दिया था। हकीम अजमल खान की अजमतों को सलाम है कि कोरोना के दौर में कम से कम हमारी इज्जत उसने बचा ली कि जब कुछ नहीं था सामने तो हकीम साहब का वही नुस्खा सबको दिया गया और उसी नुस्खा को फेमस किया गया। तो उस दौर में हकीम साहब ने वो नुस्खा दिया था अपने मरीजों को। एक चीज और मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा कि नवाब मोहसिनुल मुल्क जो आपके बहुत रफीक हैं और ये हकीम तो नहीं है, इनका कोई हिकमत में कोई वो नहीं है, मगर हकीम साहब के साथ रहते रहते इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात अपने एक तकरीर में कही है कि अपने असलाफ को न जानने का भी बहुत बड़ा मर्ज है कि हम जब अपने असलाफ को नहीं जानते हैं तो हमारा नुकसान क्या होता है। उन्होंने एक वाकया जिक्र किया टीके का। उन्होंने लिखा कि टीका की जो इब्तिदा है वो भी हमसे ही है, मुसलमानों की ही ईजाद है, जबकि हम ये जानते हैं कि इसमें जो है यूरोप की दायन है और इसमें जो है मुसलमानों की कोई वो नहीं। लेकिन वो एक उस तकरीर में कहते हैं कि एक लेडी रहती है, लेडी मेरी वर्टली मांडीगो, ये इसके हस्बैंड जो है एक बार वो वहां जाते हैं या कुस्तुनतुनिया वहां पर जाते हैं, तो ये लेडी भी अपने शौहर के साथ जाती है और वहां देखती है कि वहां के लोग उस दौर में चिकन पॉक्स स्मॉल पॉक्स का टीका जो है लगाया करते थे। तो ये जो लेडी थी इनको जो है पहले स्मॉल पॉक्स हो चुका था और स्मॉल पॉक्स की वजह से इनकी भाई की भी जान चली गई थी। इनको भी स्मॉल पॉक्स हुआ लेकिन ये बच गई थी जिंदा। तो जब ये वहां पहुंचे कुस्तुनतुनिया तुर्की हुकूमत में, तो वहां पर इन्होंने अपनी बेटियों को जो टीका लगवाया, तो फिर जाकर के वो अपने खतूत के जरिए से